नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए कल आखिरी दिन है, यानी 17 तारीख। और कई तरह से देखा जाए तो यह दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो आज की रात, कल का दिन तो कल का दिन आने वाला है, लेकिन आज की रात जो अभी धीरे धीरे हम रात की तरफ बढ़ रहे हैं, कई बड़े फैसलों की रात साबित होने वाली है। दोस्तों, आज की रात कई लोगों के लिए कत्ल की रात जो कहते हैं ना, आज की रात कत्ल की रात है, वो भी वैसी रात भी होने वाली है। और कई नेताओं के लिए आज की रात खुशियां लाने वाली है। और खासकर महागठबंधन में, कांग्रेस पार्टी में खासकर आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई, क्योंकि जाले, कहलगांव और वैशाली की सीटों पर अभी आरजेडी और कांग्रेस में सहमति नहीं बनी है। एनडीए इसे महागठबंधन में विवाद की तरह पेश कर रहा है, लेकिन असल में यह फूंक फूंक कर कदम रखने की तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि उसे जरा सा भी नुकसान हो या महागठबंधन में कोई कमजोरी आए। आप याद कीजिए कि राहुल गांधी ने कहा था कि भले कुछ कम सीटों पर हम लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़े, लेकिन स्ट्राइक रेट को मजबूत करना है, स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है, यानी जितनी सीटों पे लड़ें उसमें से मैक्सिमम सीटें जीत कर आए। दरअसल बीजेपी खुद इस बार अपनी सहयोगी पार्टी, जो सहयोगी पार्टियां जो उनकी हैं, यानी जेडीयू है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चाहे इधर हम है यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, इन लोगों के बीच जो तालमेल बैठाने, या चिराग पासवान जो तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, उसमें कहीं ना कहीं वो पिछड़ गई। और खासकर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को नाराज कर बैठी बीजेपी, नीतीश कुमार को भी नाराज कर बैठी है बीजेपी। चलिए, ये सारी बातें हम चर्चा करते आए हैं, आज भी करेंगे। दरअसल बीजेपी खुद इस बार अपनी कमजोरी समझ रही है और उससे ध्यान हटाने के लिए वो महागठबंधन पर मामला पूरा का पूरा डाल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू ने तो सारे 101 और 101 उम्मीदवार, दोनों के पास 101 सीटें आई हैं बंटवारे में, सीटों के बंटवारे में, और अपने उम्मीदवारों के नाम उन्होंने तय कर दिए हैं, घोषित कर दिए हैं। और नामांकन कराने के लिए दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों समेत कई वरिष्ठ नेताओं को बिहार बुलाकर बीजेपी अपना दमखम दिखाने में लगी हुई है। वहीं महागठबंधन में अभी कुछ और पत्ते खुलने बाकी हैं। बीजेपी को यही डर है कि इन पत्तों के खुलने पर कहीं उसकी बाजी न बिगड़ जाए। वैसे नीतीश कुमार अभी फिर से बीजेपी की चापलूसी करते दिख रहे हैं। उन्होंने समस्तीपुर में कहा है कि केंद्र ने राज्य को विशेष पैकेज दिया है और इससे विकास हो रहा है। अब चुनाव तक ऐसी और हवाई बातें चलेंगी, ये सब आप जानते हैं कि बहुत बड़ा पैकेज मिल गया, आप हमको फिर से जितवा के ले आइए, इस पैकेज को और बढ़ाएंगे, बिहार को बिल्कुल लंदन बना देंगे, ऐसी बातें। क्योंकि क्योटो बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी एक जगह ऑलरेडी चुन चुके हैं, नाम है वहां का वाराणसी, आप जानते हैं। तो क्योटो अब हाथ में नहीं है, लंदन, पेरिस कुछ और बनाएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी की बातों को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार दिखाई देंगे, ये सब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वैसे नीतीश कुमार ने जो 101 सीटें आज घोषित की हैं कल से लेकर आज तक, उसमें 30% नए उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्य फोकस कुर्मी और ईबीसी पर है। जेडीयू ने ओबीसी से 37 उम्मीदवार, ये देखिए लिस्ट पे, जेडीयू ने ओबीसी से 37 उम्मीदवार, ईबीसी से 22 उम्मीदवार, सामान्य वर्ग से यानी जनरल कोटा से 22 उम्मीदवार, एससी से 15 उम्मीदवार, मुस्लिमों से 4 उम्मीदवार और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब से 1 उम्मीदवार को टिकट दिया है। यहां पर आपके सामने ये लिस्ट है, जेडीयू की लिस्ट। पिछली बार आप याद कीजिए कि 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को जेडीयू ने टिकट दिए थे, लेकिन उसके मुकाबले इस बार मात्र 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना यहां एक सवाल खड़ा करता है। वहीं कुर्मी और ईबीसी पर फोकस कांग्रेस का डर दिखा रहा है। इनके टिकट काट के कुर्मी और ईबीसी की सीटों को बढ़ाया गया है, उम्मीदवारों को बढ़ाया गया है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस का, राहुल गांधी का डर नीतीश कुमार को है और वो दिख रहा है इस टिकट के बंटवारे में। बिहार की चुनावी उठापटक के बीच आज एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला फिर सुर्खियों में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई अभी जारी ही है। आज जो सुनवाई हुई है उसमें भी कोई नतीजा तो नहीं निकला, लिहाजा अब सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए
टाल दी गई है, यानी 4 नवंबर को सुनवाई होगी, अगली सुनवाई होगी। लेकिन इस दौरान अदालत में चुनाव आयोग की तरफ से जो तर्क रखे गए वो जाहिर कर रहे हैं कि एसआईआर में किस किस्म के बदलाव की उम्मीद की गई थी और वो उम्मीद अब आगे नहीं हो सकती है। आप मत कीजिए किसी बदलाव की उम्मीद, ऐसी बातें वहां दिखाई दी आज सुप्रीम कोर्ट में। आज तो चुनाव आयोग की तरफ से वकील राकेश द्विवेदी ने एडीआर की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण पर यह भी आरोप लगा दिया कि वह अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और दस्तावेजों में हेर फेर कर रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानों का सहारा ले रहे हैं। ये सारे आरोप थे चुनाव आयोग की तरफ से एडीआर के वकील प्रशांत भूषण को। एडीआर मतलब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और जो खासकर चुनाव और ऐसे सियासी दलों का लेखा जोखा प्रकाशित करने में काफी आगे रहा है, चुनाव सुधार की बातें करने में काफी आगे रहा है और उसकी वकालत कर रहे हैं, उसकी याचिका पर दलीलें पेश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि चुनाव आयोग को यह शिकायत है कि दस्तावेज में हेरा फेरी की गई है। मान लें कि याचिकाकर्ता के आरोप, बयान और तथ्य गलत हैं तो चुनाव आयोग इसे साबित करे। सारा मामला तो यही है कि चुनाव आयोग ने जो लिस्ट बनाई है, मतदाता सूची बनाई है, जिन मतदाताओं के नाम काटे हैं उनका पूरा ब्यौरा नहीं मिल रहा है और न ही नाम काटने के ठोस कारण मिल रहे हैं। न यह पता चल रहा है कि जिन लोगों के नाम जोड़े गए उसमें जो गलत पते या एक ही मकान में 800-900 लोगों के नाम आए हैं वो कैसे जायज ठहराए जा सकते हैं या जा रहे हैं। बहरहाल अभी अंतिम मतदाता सूची जारी नहीं की गई है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख आप जानते हैं कल है 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर है। इसीलिए 20 अक्टूबर जिस दिन दिवाली है इस देश में, इसीलिए मतदाता सूची को इन तारीखों तक फ्रीज किया जाएगा, यह जानकारी राकेश द्विवेदी ने दी है। अब 4 तारीख को यानी 4 नवंबर को अगली सुनवाई होगी और उस शाम चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। 4 तारीख को पहले चरण के चुनाव का प्रचार जो है वो थम जाएगा। पहला चरण 6 तारीख को चुनाव वोटिंग होनी है, इसीलिए लेकिन उससे पहले बिहार में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उससे पर्दा उठना अभी बाकी है। और जो सियासी घमासान है वो क्या है? सबसे बड़ा घमासान उधर एनडीए में मचा हुआ है, लेकिन अभी इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। मुकेश सहनी आज नाराज थे। वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, उसके नेता मुकेश सहनी अभी आपने देखा होगा उनको जब राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे, उनके साथ तेजस्वी यादव थे, उनके साथ दीपांकर भट्टाचार्य थे माले के नेता, तो उनके साथ साथ मुकेश सहनी भी थे। मुकेश सहनी को ज्यादा सीटें चाहिए, बात यहीं पे अटकी और इसी कारण अभी तक लेट हुआ। मुकेश सहनी ने आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गठबंधन से बाहर होने का ऐलान करने की बात कही थी, और उन्होंने इसका ऐलान पहले से नहीं किया था, लेकिन यह खबर आ गई थी कि वो गठबंधन से बाहर निकलने वाले हैं। वीआईपी गठबंधन से बाहर निकलने वाली है। 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, नहीं हुई। इसके बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, नहीं हुई। इसके बाद 6 बजे बुलाई गई, नहीं हुई। और उसके बाद वीआईपी के प्रवक्ता ने जो कहा है वो जरा सुन लीजिए। देखिए, जैसा कि ज्ञात होगा, सीट शेयरिंग में पेचीदगियां फंसी थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने हस्तक्षेप किया है और आशा दिलाया है कि इसका वो सम्मानजनक हल निकालेंगे वीआईपी के सम्मान के संबंध में, और इस चीजों पर उनको भरोसा करते हुए वो चीजें सीखे वो अपना व्यवस्था कर रहे हैं। सकारात्मक चीजें आएंगी। आप तक हमारे नेता मुकेश सहनी जी आएंगे और अपना खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करके सारी चीजें बताएंगे। निश्चित ही ये चीजें गंभीर विषय है, ये संज्ञान में हमारे नेतृत्व के है और निश्चित ही नेतृत्व के संज्ञान में है तो वो उसका हल निकालेंगे। तो सुन रहे थे आप, यहां मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रवक्ता यहां जो बात कह रहे थे कि राहुल गांधी से बात हुई है हमारे नेता की, और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सजी हुई थी वहां से भी इन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद फिर बाहर भी मीडिया को बाइट देकर अपनी जानकारी, ये सारी जानकारियां दी हैं। ये आखिर संशय की स्थिति क्यों बनी?
आखिर ये घमासान क्यों मचा, ये देखिए यहीं पे, यहां भी हैं और यहां क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लेते। चलिए सुना दीजिए यहां क्या कह रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रवक्ता। और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी पटना में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन 12 बजे, 4 बजे और 6 बजे फाइनली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द क्यों किया गया, पहले आपने सुना, उसी बात को दोबारा लेकिन यहां किसी दूसरे अंदाज में सुनिए। सीट बंटवारे को लेकर थोड़ी युवाओं की स्थिति थी। हमारे आदरणीय नेता अपनी बात कर रहे हैं और इसी क्रम में श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले को गंभीरता से ले हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं और सभी लोगों से बात कर रहे हैं। और जिस तरह हम लोगों का यहाँ पर आदरणीय मुकेश सहनी जी, सनोफ मल्ला नेता जी की जो बातें हैं उसको देख रहे हैं लोग गंभीरता से, सारे स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, गठबंधन के वो दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, ये हो, सभी लोग बात कर रहे हैं। और अभी चूंकि बातों का क्रम जारी है, कुछ निष्कर्ष पे फैसला भी नहीं हुआ है, तो यही इतला करने के लिए आप लोग को इतला कर दिए कि चीजें प्रगति पर है, बातें चल रही हैं। तो सुन रहे थे आप, इसीलिए यही इत्तला करने के लिए हम आप लोगों के सामने यहां मौजूद हैं, ये बताने के लिए कि बातचीत जारी है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि कल जो बैठक होनी थी, जो इंडिया गठबंधन की बैठक, जिसमें इनको भी पहुंचना था, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी को, वो नहीं आए। खबर यह चलने लगी कि मुकेश सहनी इस गठबंधन से बाहर जा रहे हैं। इसलिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो नाराज हैं, जबकि 18 सीटें ऑलरेडी देने की बात हो रही थी और ये इसकी घोषणा कर दी थी तेजस्वी यादव ने। उसके बाद लेकिन इनको चाहिए 40 सीटें, यानी वीआईपी को 40 सीटें चाहिए। अब 40 सीटें दे तो कैसे दें? कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से दे दे तो फिर कांग्रेस क्या 20 सीटों पे लड़ेगी चुनाव? क्योंकि 60 सीटें के इर्द गिर्द तो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और अगर 20 सीट उधर से आरजेडी दे दे तो आरजेडी कितनी सीटों पे लड़े? ये सारी बातें चल रही थीं और इस बीच गुस्सा हो गए मुकेश सहनी जी और उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज 12 बजे हम घोषणा कर देंगे बाहर होने का। लेकिन अभी आपने सुन लिया कि राहुल गांधी ने स्थिति को संभाल लिया। राहुल गांधी शिमला से आज सुबह सुबह आए, उनकी एक बैठक ऑलरेडी हो गई, दूसरी बैठक फिर, और इन सब के बीच जो घमासान मचा हुआ है बिहार में, जो सियासी घमासान मचा हुआ है, उससे अभी बहुत जो बातें हैं वो बाहर निकल के आना बाकी है, पर्दा उठना बाकी है भी। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि आज की रात किस पर भारी पड़ने वाली है। बिहार चुनाव में जबरदस्त उठापटक, नीतीश कुमार घिर गए हैं, कैसे घिरे हैं वो भी बताएंगे हम, और बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी और जो विजुअल्स आ रहे हैं, मार कुटाई, इधर उधर सारी चीजें, यानी दमादम मस्त कलंदर सब कुछ चल रहा है। लाठी, जूता, घूसा सब चल रहा है। तो ये घूसे चले, लाठी चले, डंडे चले, जो भी चले, लेकिन जीतेगा कौन? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब 14 नवंबर को आएगा। उससे पहले मजा लीजिए, सियासी मजा, और उधर सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसका भी मजा लीजिए, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी पे है, अपनी जिद पर है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल कोलखियान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी सीधे पटना से जुड़े हुए हैं, और शकील अख्तर जी हमारे साथी यहाँ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे शकील जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी क्यों शिमला चले गए थे शकील जी? अमेरिका से आए, दक्षिण अमेरिका से, रुके भी नहीं, चंडीगढ़ गए, अच्छी बात है, शिमला चले गए। अगर नहीं जाते तो आज का दिन इतना इंपॉर्टेंट डे भारी तो नहीं पड़ता। लेकिन चलिए मैं सवाल दूसरा कर रहा हूं, या मैं जानता हूं इसका जवाब आप देंगे कि मुझे क्या पता क्यों गए। सवाल यह है शकील जी जी, मैं जानता हूं कि आप ही भाई गए, उनकी मम्मी उनकी बहन थी वहां पे, गए, अच्छी बात है। इसके अलावा बहुत सारे जवाब हैं जी, तो आप दीजिए जवाब, वो भी दीजिए, क्योंकि कांग्रेस कवर करते हैं और आज से इतने साल से आप कांग्रेस के तमाम नेताओं
तमाम नेताओं को आप जानते हैं अच्छी तरह से। जी सॉरी जी, आप थोड़ा ज्यादा हंस दिए, आप ज्यादा हंस दिए इसलिए खांसी आ रही है आपको। लेकिन दूसरी बात, देखिए आज अभी जी, चल क्या रहा है अंदर खाने महागठबंधन में, सबको चिंता है इसकी। और आज की रात क्या सचमुच कत्ल की रात होगी? आज की रात क्या बिल्कुल मस्ती की रात होने वाली है? ये माने किसके लिए क्या? जी बिल्कुल, आज की रात बहुत निर्णायक है। आज तीनों दलों को फैसला करना पड़ेगा, कांग्रेस, आरजेडी और वीआईपी। सीपीआई, एमएल और लेफ्ट के बाकी दोनों पार्टियों का फैसला हो चुका है। देखिए अभी जो मुकेश सहनी की तरफ से बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई है, उससे पहले वहां एक बड़ी घटना हुई। ये मौर्य होटल में थे। ये मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुकेश सहनी के लोगों में जबरदस्त मारपीट हुई। जी, तो ये विवाद जो है उनके अंदर भी चल रहा है। ये बात सबको मालूम है कि मुकेश सहनी जो है अपनी पार्टी की स्थिति से बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के सीटें मांग रहे हैं, और ये डिमांड उनकी जो है अंतिम क्षणों में आई है। इससे पहले अगर आती तो आरजेडी और कांग्रेस इनके बारे में कुछ सोचती, लेकिन अब कोई समय नहीं है। राहुल ने हस्तक्षेप किया है। राहुल थोड़ी बहुत एक दो सीटें एडजस्ट कर सकते हैं, एक दो सीटें तेजस्वी यादव भी एडजस्ट कर सकते हैं, मगर अंत में मुकेश सहनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। उन्हें समझना पड़ेगा कि उन्हें जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उन्हें जो मंत्री बनाने की बात की जा रही है, वो सब तो ठीक है, मगर उनके आदमियों का क्या होगा? एनडीए में सारी सीटें फाइनल हो चुकी हैं। कहीं से भी गुंजाइश नहीं है मुकेश सहनी को सीट देने की। 6 सीटें तो खुद कुशवाहा और मांझी जैसे बड़े नेताओं को मिली हैं, उनके सामने मुकेश सहनी कहां है? जी, 6 सीटें मिली हैं। तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर मैं कहीं गलती से मैंने यहां पे तोड़ दिया तो वहां मुझे मंत्री पद तो मिल जाएगा, मगर सीटों की जो मारामारी होगी उसमें मेरे पास एक आदमी भी नहीं रहेगा और मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज राहुल गांधी और खड़गे के बीच बैठक हुई। बड़ा नाजुक किस्म का मामला है ये गठबंधन का। कार्यकर्ताओं का दबाव है, स्थानीय नेताओं का दबाव है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। राहुल इस बात को समझते हैं कि असली मुद्दा जो है वो मोदी को हराना है। 2 सीटें कम या 2 सीटें ज्यादा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मूल मुद्दा है कि उनकी वोटर अधिकार यात्रा, उनके दूसरे मुद्दे, अगर ये सारे विवाद चलते रहे तो वो उतने नहीं उठ पाएंगे जितने उठना चाहिए। और ये बिहार चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि अगर इसमें मोदी को नहीं रोका गया तो फिर कांग्रेस और आरजेडी के लिए आगे बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। और इसके लिए कांग्रेस भी आगे आके थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रही है, आरजेडी को भी करना चाहिए, और मुकेश सहनी को तो काफी ज्यादा करना पड़ेगा। उन्हें बात समझना चाहिए। उनसे राहुल गांधी की बात हुई है, आरजेडी के कुछ नेताओं की भी बात हुई है, और लेफ्ट के नेताओं की भी बात हुई है। दीपंकर भट्टाचार्य ने भी उनसे बात की है, उनको समझाया है। तो देखिए स्थिति जो है अभी तक ये थी कि एनडीए डिफेंसिव मूड में थी, लेकिन थोड़ा सा ये जो सीट बंटवारे में हो गया, देरी हो गई, इससे कांग्रेस और आरजेडी की थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई। कल एयरपोर्ट का भी आपको मालूम है वहां हुआ, हालांकि वो सारी खबरें गलत है। एक बार हम फिर यहां बता दें कि कोई हमला कृष्णा अल्लावरू पे नहीं हुआ, कोई हमला कांग्रेस के किसी बड़े नेता पे नहीं हुआ। हम नाम नहीं लेना चाहते, मगर हमें वो भी मालूम है कि किस एक आदमी से आपसी छोटे मोटे झगड़ों की वजह से, गुटबाजी की वजह से एक आदमी के साथ कोई झगड़ा था। आपसी कार्यकर्ताओं के लेवल की वो लड़ाई थी जी। उसको बहुत गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन कृष्णा अल्लावरू का उससे कोई संबंध नहीं है, राजेश राम का कोई संबंध नहीं है, शकील अहमद जो विधायक दल के नेता है उनसे उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, मगर ये बात सही है कि जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हुई हैं, और वो तब बड़ी जब राहुल की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में बहुत सफल हुई। अब कांग्रेस को लग रहा है कि उसका जो भी आदमी लड़ेगा उसके जीत के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ रही है। अभी तक जो स्थिति है
वो 60 मैक्सिमम वाली है, और 60 मैक्सिमम से हो सकता है मुकेश सहनी की वजह से 1 या 2 सीटों पर कांग्रेस और समझौता कर ले। राहुल ऐसा कर सकते हैं, राहुल के लिए बड़ी बात नहीं है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो इसमें बाधाएं डाल रहे हैं, वो अपने स्थानीय नेताओं का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये स्थानीय नेताओं या संगठन या इन सब का विषय है ही नहीं। ये जो एक तर्क दिया जा रहा है कि साहब चुनाव संगठन बनाने के लिए है, उन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि यूपी में अलग चुनाव लड़ी थी कांग्रेस अखिलेश यादव से, 2.5 साल हो गए, वहां कौन सा संगठन बन गया? जी, संगठन एक अलग प्रक्रिया है, पूरी तरह अलग प्रक्रिया है। चुनाव एक अलग चीज है। चुनाव की जीत सबसे बड़ी जीत होती है, और इस बात को राहुल, तेजस्वी और लालू समझ रहे हैं। और आज रात लगता है कि वो लोग किसी फाइनल डील पे पहुंच जाएंगे। 1-2 सीटें, 3 सीटें इधर उधर होंगी, उनका कोई महत्व नहीं है। अंतिम चीज ये देखी जाएगी कि बिहार विधानसभा का चुनाव कौन जीता है। बिल्कुल। और जब चुनाव हो जाएगा, नतीजा आ जाएगा, सब ये भूल जाएंगे कि कांग्रेस कितने पे लड़ी थी, आरजेडी कितने पे लड़ी थी, मुकेश सहनी कितने पे लड़े थे। और वो चुनाव खाली विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाने का या बिहार जीतने का नहीं है, वो चुनाव है मोदी को रोकने का। पिछले कुछ महीनों से मोदी को लगातार कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो अमेरिका ने दावा किया है, ट्रंप ने, कि मैंने युद्ध विराम करवाया, डील मैंने करवाई, और अब तो उन्होंने यहां तक बोल दिया, बहुत ही खराब बयान है वो, कि मोदी जी ने मुझसे कहा कि रूस से तेल लेना बंद कर देंगे वो। जी जी, बिल्कुल, मुझसे बोल दिया। और आज इसका खंडन मोदी जी ने नहीं किया, विदेश मंत्रालय ने एक प्रवक्ता से करवाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को क्या खंडन करेगा? कहां बात ट्रंप कर रहा है, ट्रंप की बात का जवाब तो मोदी जी खुद दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ कि जिससे मोदी जी को बहुत मुश्किलें बड़ी हैं। तो मोदी जी के पास रास्ता यही है कि वो बिहार चुनाव जीत के फिर अपनी छवि बनाए, और इस बात को राहुल और आरजेडी समझ रही है कि अगर एक बार समझ फिर रही से है तो मोदी लेट को क्यों मौका दे दिया। लेट क्यों किए शकील जी? समझ रहे हैं बहुत- तो लेट, अब तो कल आखिरी दिन है और आज नहीं करें, आप बोल रहे हैं आज हो जाएगा। आज तो आपको किसी भी हाल में करना होगा। कल 3 बजे शाम तक आपका पूरा चैप्टर क्लोज। बहुत मुश्किल समझौता था, नंबर 1। नंबर 2, राजनीतिक मैच्योरिटी का अभाव। सम्मानजनक सीटें, गोदी मीडिया ने एक मुहावरा दिया कांग्रेस को और आरजेडी को, दोनों ने पकड़ लिया। ये सम्मानजनक सीटें होती क्या है? सम्मानजनक जीत होती है। बिल्कुल, उन्होंने पकड़ लिया कि सम्मानजनक सीटों पे लड़ेंगे, सम्मानजनक सीटों पे लड़ेंगे। देखिए, गोदी मीडिया एक मुहावरा देती है, सोशल मीडिया पे वो चल जाता है, और राजनीति के लोग अगर उसको समझते नहीं है तो ये सारी की सारी समस्याएं आती हैं। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए था कि वहां मेन प्लेयर वो नहीं है। स्ट्राइक रेट लालू का ज्यादा होना चाहिए, जी, विनिंग लालू देंगे, जीत वो देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं कि क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन अब यह है कि अब होने की स्थिति है, और अब भी अगर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि अब हो ही जाए। दोनों ही अगर आत्महत्या करने पे उतारू हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जी, देखते कौन हैं, रोक सकता है? देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। जरा ग्राउंड पे हैं प्रशांत टंडन जी, पिछले 7 दिनों से लगातार वहीं हैं, और अलग अलग लगभग 90% बिहार घूम चुके हैं और पटना में बैठे हुए हैं। जरा प्रशांत जी से पूछता हूं, समझने की कोशिश करते हैं हम कि इसका कितना असर पड़ रहा है। एक तो टिकट बंटवारे में, और बहुत सही कह रहे थे शकील जी कि यहाँ पर सम्मानजनक सीटें नहीं, सम्मानजनक जीत होनी चाहिए। दूसरी चीज, भले कल सुबह आपके हाथ में फॉर्म भी आए, भले सिंबल कल मिले, लेकिन जीत कर आप आए, ये मायने रखता है। क्या कुछ कितना असर पड़ सकता है इस लेट लतीफी का, ये बताइए प्रशांत जी। दूसरा, किन मुद्दों को बिहार की जनता देख रही है, चूंकि आप बिहार की जनता से बात कर रहे हैं, इसलिए ये भी बताइए। राजीव, यही इंपॉर्टेंट है जो आपने बाद में कहा कि बिहार की जनता क्या चाहती है। आज भी अभी इस प्रोग्राम के कुछ देर पहले बहुत सारे पटना के नागरिकों से मेरी मुलाकात हुई है, और
ये सीटों का तालमेल, कौन कहां से लड़ेगा, ये माइक्रो डिटेल, ये केवल मीडिया और अखबारों में है। जनता के बीच में मुद्दे हैं दो। एक मुद्दा बहुत खासकर सीमांचल में या मुस्लिम इलाकों में, वो है SIR का, कि किनके नाम कट रहे हैं, किनके नाम जुड़ रहे हैं। दूसरा मुद्दा है कि रिप्रेजेंटेशन का और मुद्दों का, असली जो चुनाव के मुद्दे हैं। आज मेरी बहुत सारे कुछ युवाओं से बात हुई। अब कुछ लड़कियां मुझे मिली जो कि टीचर्स की ट्रेनिंग का, टीचर्स की वैकेंसी का एग्जाम देने जा रही थी जी। अब वो एग्जाम 2 साल बाद हो रहा है, कोई उसमें भरोसा नहीं है। और वो लड़कियां, वो छात्राएं मुझे बता रही थी कि पेपर लीक यहाँ पे एक इंडस्ट्री बन चुकी है। जैसे रेत माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया, इस तरीके से एक पेपर लीक माफिया पैदा हो चुका है। जी। और इसमें सरकार की कार्यकुशलता, सरकार की का नजरअंदाज, और बिल्कुल पेपर बिकते हैं। 17 के करीब जो लोग हैं वही लोग इसमें शामिल हैं। ये छात्राओं का आरोप था कि जो लोग सरकार के करीब है वही इस काम में लगे हुए हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे जो है छात्रों के, युवाओं के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे हैं। कौन कहां से लड़ता है, ये मुकेश सैनी और कुशवाहा जी के लिए मुद्दे होंगे। अब जहां तक दोनों गठबंधन का सवाल है, देखिए राजीव जी, दोनों की स्टेक होल्डिंग बहुत हाई है, इसलिए सीटों का झगड़ा भी है। लेकिन उसमें एक फर्क है, जहां तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस और RJD के बीच लगभग सहमति संख्या के ऊपर हो गई है। पहले वो 54 सीटें दे रहे थे, लालू प्रसाद जी की और राहुल गांधी और खड़गे जी की बातचीत हुई है, और 60-61 पे मामला बैठ जाएगा। 2-4 सीटों का जहां पे कांग्रेस जीतती रही है, कांग्रेस का दावा है, उन सीटों पर डिफरेंसेस हैं, वो मेरे ख्याल से आज रात तक आयरन आउट हो जाएंगे। लेकिन दोनों में झगड़ा दोनों जगह हुआ है, और वो ज्यादा बड़ा झगड़ा दूसरी तरफ हुआ है कि इतने सीटों के तालमेल के फ्रिक्शन के बावजूद जब चुनाव का मौका आएगा प्रचार का, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पे दिखाई देंगे। लेकिन क्या ये आप नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बारे में कह सकते हैं वो एक मंच पे दिखाई देंगे? तो गठबंधन का जो ग्राउंड पे असर हुआ है वो डैमेज ज्यादा NDA में हुआ है, क्योंकि वहां व्यक्तिगत संबंध खराब हो गए हैं। और वो चिराग पासवान को उनकी सीटें देने की वजह से हुए, जिसमें कुशवाहा भी नाराज हुए, फिर वो दिल्ली गए और हमसे वाकिफ है, उसमें कल भी आपने चर्चा की थी जी। अब जी। और दूसरा जो नीतीश कुमार के साथ एक बात और हुई, जो उनकी लिस्ट आई है, जो अभी आपने कहा कि 101 पूरा कर लिया उन्होंने, उसमें 50% OBC और EBC को दिया। यानी नीतीश कुमार अपने पुराने वोट बैंक पर लौटते हुए हैं, लौट चुके हैं। और वो पार्टी उन्होंने, उनका जो उनके करीबी लोग, उनका आरोप था कि पार्टी को हाईजैक कर लिया ललन झा और संजय झा ने जी। वो पार्टी, ऐसा लग रहा है कि उनके समर्थकों ने, खासकर सामाजिक न्याय वाले जो उनके साथ लोग हैं पुराने, उन्होंने पार्टी को वापस कंट्रोल में लिया। वो टिकट के बंटवारों से लग रहा है कि पार्टी वापस नीतीश कुमार के पास आई है। और नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा, इसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो अगला स्टेप होगा कि मुझे मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करो। और अगर बीजेपी नहीं करेगी तो नीतीश कुमार खुद अनाउंस कर देंगे। इसी छठ से पहले ये काम हो जाएगा कि नीतीश कुमार अब पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने अब बहुत ही अग्रेसिव हुए पिछले 48 घंटे में। बिहार की राजनीति में का जो चेस बोर्ड है वो दोबारा सज गया है, वो सब उलट गई गोटियां, अब दोबारा चेस बोर्ड सजा है। और नए चेस बोर्ड में अब नीतीश कुमार जो है वो
आज जेडीयू को कंट्रोल कर रहे हैं, या नीतीश कुमार की जो नई पुराने जो लॉयलिस्ट हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। और संजय झा के बयान आए हैं, लेकिन वो बयान तो मीडिया के कंजम्पशन के लिए बयान है, लेकिन भीतर खाने यही है कि नीतीश कुमार वापस आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यही हुई है, जो अगर दोनों गठबंधनों को आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एनडीए में भी है, लेकिन वहां पे व्यक्तिगत हो चुका है। तो ग्राउंड पे जो वोट ट्रांसफर होता है, जो एक मैसेज जाता है एक दूसरे के समर्थकों को, वो मैसेज नीतीश कुमार तो नहीं जाने देंगे इस बार, ऐसा लग रहा है। बाकी नीतीश कुमार के बारे में हम सब जानते हैं कि वो अंतिम पॉलिटिक्स कैसी करते हैं जी। दूसरी बात, जो SIR का मामला, जो इलेक्शन कमीशन का मामला है, देखिए वो मैं ग्राउंड पे देख रहा हूं कि नाम तो कटे हैं और बहुत सारे लोगों के नाम कटे हैं, खासकर मुस्लिम इलाकों में नाम कटे हैं। ये नाम कटे, उनका ज्ञानेश कुमार जी का दावा कुछ और होगा कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, लेकिन यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है कि नाम तो कटे हैं। और लेकिन उसको लेके बहुत पैनिक नहीं है, क्योंकि वो नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। और एक जो बात जो मुझे समझ में आई है कि इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से वोटर मोबिलाइजेशन पोलिंग बूथ पे पिछले चुनावों से बेहतर होगा। इस पे बहुत काम हो रहा है कि जो वोटर हमारा है वो वोटर निकल कर आए। वो मान के चल रहे हैं कि 10% 10,000 से तो हमको चुनाव आयोग ने पीछे कर दिया है, तो हमको 10,000 प्लस पे फोकस करना है। ये बात यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे चल रही है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और नीतीश कुमार अगर इस ढंग से एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, तो आप जैसे कह रहे हैं कि छठ के आसपास या छठ बीतते बीतते नीतीश बाबू कुछ और घोषणा कर दें। देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन अभी कल जो है वो पहले फेज के इलेक्शन की आखिरी तारीख है, और उसके बाद 20 तारीख को दिवाली वाले दिन दूसरी और आखिरी पारी जो खेली जाएगी सियासत की, मतदान की, यानी सेकेंड फेज का मतदान जो होगा, उसके लिए आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन के आखिरी समय तक किसका नाम आता है, किसका जाता है, आप जानते हैं यही। और फाइनली 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पर एनडीए में घमासान और इधर साइलेंट मोड में इंडिया गठबंधन, दोनों के मायने क्या हैं? क्या इंडिया गठबंधन ने देर कर सही काम किया? क्या इंडिया गठबंधन ने आखिरी समय तक इंतजार किया, यह सही है या गलत है? और जल्दी यहां पर सीटों के बंटवारे का ऐलान करके क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? इन सवालों का जवाब जरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रफुल्ल जी, कैसे देखते हैं आप? सभी को नमस्कार। और देखिए, अभी तो जो स्थिति है, मतदाता सूची तैयार नहीं है। अब 4 तारीख को इन्होंने कहा है कि 4 नवंबर को इनकी सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी इनकी वैधता को लेकर के। तो अगर 4 नवंबर को हम पहले चरण के मतदान का जो है सो प्रचार खत्म हो जाएगा, तो उस तारीख को क्या यह मानकर चला जाए कि 4 नवंबर को वैधता बहाल हो जाएगी, तो फिर सुनवाई क्यों होगी, आज ही कर देते। और अगर 4 नवंबर को कोई ऐसा फैसला आता है जो कि चुनाव आयोग के खिलाफ जाता है या जो अनुकूल नहीं होता है, तो क्या होगा? जनता के मतदाताओं को इस मामले में न्यायिक निर्णय को जानने का हक है। लेकिन 4 नवंबर को अगर फैसला आएगा तो प्रचार खत्म हो चुका होगा प्रथम चरण के में। लोगों को ये जानने का मौका ही नहीं मिलेगा कि SIR के माध्यम से उसके साथ क्या करने की कोशिश की गई है। तो ये बड़ा अद्भुत स्थिति में चुनाव हो रहा है। पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक तहस नहस की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। और इतने तरह के संदेह और इतनी तरह की संदिग्धताओं के साथ अगर चुनाव होता है, ये तो लोकतंत्र की सेहत के लिए कुछ नहीं है। आज जो सीटों के बंटवारे में विलंब से क्या होता है, ठीक ही कहा प्रशांत सर ने कि वोटर जो है सो उसकी ट्रांसफरेबिलिटी में वो फर्क पड़ता है। वो ट्रांसफरेबल उसकी गति कम हो जाती है। हालांकि बाद में प्रचार के माध्यम से उसकी भरपाई होती है,
लेकिन वोटर के मन में जरूर एक मायूसी छाती है कि इसमें छा जाती है कि इसका इस तरह से लोग सीटों को लेकर के इतना लड़ रहे हैं, तो फिर वोट चोरी का मामला, लोकतांत्रिक अधिकारों का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, संवैधानिक प्रावधानों के साथ छल किए जाने का मामला, उन सब का क्या होगा, उनके साथ क्या होगा। अब कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो कितनी सीटों पर लड़े, ठीक ही सवाल उठा रहे हैं लोग कि क्या वो 30 पर लड़े, 20 पर लड़े। और विकासशील पार्टी कोई अनुपात तो होना चाहिए। दिन रात जमीन पर राजनीतिक संघर्ष करने वाले वामपंथी पार्टी तो उतने कम सीट पर लड़ रहे हैं, उनको उतना कम मिल रहा है। ठीक है, उनकी उतनी शक्ति हुई है, अगर होता तो अलग से लड़ लेते। पिछली बार जब ये एनडीए में थे, विकासशील इंसान पार्टी, तो कितनी सीटों पर लड़े थे। ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षा की झड़ी लगी कि इस बार इनको 40 सीट चाहिए, 35 सीट चाहिए। 18 सीट जो इनको दिया गया वो भी मुझे लगता है कि अनुपात से कुछ ज्यादा ही है। इतना सीट लेकर ये करेंगे क्या। देखिए सर, कहने में जरा कठोर शब्द लगता है, लेकिन एक वो दौर था जब घोड़ों की बिक्री हुआ करती थी, और आज के दौर में तो लगाम की बिक्री होती है। लोग लगाम बेच देते हैं, कहते हैं ये रहा, ये लगाम पकड़ो और जाके घोड़ा वहां से कब्जा कर लो और लगाम डाल दो। तो ऐसी स्थिति में आपको इतना सीट चाहिए, इतना सीट लेकर के आप क्या सबसे अधिक माले से अधिक प्रभाव आपका है, लेफ्ट पार्टियों से अधिक प्रभाव आपका है, या जो एनडीए में जो लोग हैं उनसे आपका ज्यादा प्रभाव है। चिराग पासवान को 29 सीट मिल रहा है वहां पर, और वीआईपी को चाहिए यहाँ पर 40 सीट। तो कोई लॉजिक नहीं है, महत्वाकांक्षाओं को अंत नहीं। मॉर्ज होटल में जो मारपीट हुई है, जिसकी सूचना मुझे तो नहीं थी, अभी यहाँ पर हुई है, उससे ये पता चलता है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने फॉलोअर को इतने उन्माद से भर देना, इतनी आकांक्षा भर देना कि सबका कल्याण हो जाएगा, सीट मिल जाने से क्या कोई विधायक हो जाएंगे। तो ये जो पॉलिटिकल रियलिटीज को अगर सामने नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। और खास करके जब वहां पर लालू यादव जी जैसे सिद्ध राजनेता वहां पर बैठे हुए हैं, तो उनकी बात नहीं। देखिए, राजद और कांग्रेस को लेकर के उसके आपस में कोई भी बात नहीं है, माले के साथ भी कोई भी बात नहीं है। इतना विलंब जो हुआ है वो वीआईपी के कारण हुआ है, और तो किसी इसमें कारण हमको तो दिखता नहीं है कि क्यों इतना विलंब होना चाहिए। और राहुल गांधी चले गए होंगे किसी कारण से, उनके पास तो और भी है। और बिहार ही तो नहीं है इस देश में ना, आज गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल का रिशफलिंग हो रहा है। मुख्यमंत्री को छोड़ करके सभी 16 मंत्रियों ने गुजरात मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, बल्कि उनके इस्तीफा ले लिया गया है। और भी कई मुद्दे हैं देश में। राहुल गांधी पूरे देश के नेता हैं, ये स्थानीय स्तर पर जिस ढंग से होना चाहिए था यहाँ पर, उस ढंग से उनका निर्देश जरूर प्राप्त होगा। लोग बार बार जा रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लेकिन कुल मिलाकर के ये विलंब जानबूझकर तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ये मुकेश सहनी जी को साथ रखने के लिए, उनकी समझाइश के लिए इतना समय उसमें लग गया। अब देखिए कि कितना पर मानते हैं, और चुनाव के बाद देखा जाएगा कि कितने पर जीत हासिल करते हैं। तो सीटों के बंटवारे में काफी ये दिक्कत तो है ही, और उसके कारण ये तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। उधर पीएम सहित जो है 140 स्टार प्रचारक लगेंगे। बिहार में 38 जिला है करीब, तो हर जिले में एक स्टार प्रचारक लगा रहेगा जी। और मान लीजिए कि हर 4-5 विधानसभा सीट पर एक स्टार प्रचारक रहेगा। इतना खर्चा और इतनी व्यवस्था होने के बावजूद एसआईआर के साथ जो हो रहा है, ये मुद्दा गौण हो जाएगा। अधिकार जिसने हाथ डाला उसका सवाल गौण हो जाएगा, और जो मूल मौलिक अधिकार पर जो चोट किया जा रहा है, संविधान इसके चुनाव आयोग के माध्यम से जो इसको इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है, ये मुद्दा भी गौण हो जाएगा। तो फिर लोकतंत्र की रक्षा का सवाल, उसके जो राजनीतिक मुद्दे का क्या होगा, सवाल ये है, क्योंकि एक ही चुनाव तो नहीं होते हैं सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे एसआईआर की बात करें तो आज जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में साफ साफ ये बात समझ में आ रही है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि 30 सितंबर को जो हमने फाइनल लिस्ट जारी की है वही लिस्ट है, और उसको अभी 17 तारीख को फ्रीज कर देंगे, ये यानी कल फ्रीज कर देंगे। फाइनल लिस्ट वही है, इसमें कुछ नहीं होने जाने वाला। अब इसकी संवैधानिकता पर चर्चा होगी, और इसमें जो याचिकाकर्ताओं का पक्ष है, 11 याचिकाकर्ता हैं आप जानते हैं, जिनमें से 8 दल हैं और उसके अलावा 3 बाकी
2 एनजीओ और 1 इंडिविजुअल योगेंद्र यादव हैं। इन लोगों ने भी कह दिया है कि हमारी तरफ से हम लोग जो बात रखना चाहते थे हमने रख दिया, अब उनको डिफेंड करना है। तो 4 तारीख को अब चुनाव आयोग उसको डिफेंड करेगा, अपनी बात रखेगा, तथ्यों, दलीलों, तर्कों के हिसाब से इनकी बातों को काटने की कोशिश करेगा। लेकिन चुनाव 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम पे ही लड़ा जाएगा, ये तय मानिए। उसमें से 2-1 बढ़ गए हों तो बढ़ गए हों। चुनाव आयोग के आज के हलफनामे में कहा गया है कि 3,66,000 जो जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं बाद की लिस्ट में, जिसके बारे में पूछा जा रहा था याचिकाकर्ताओं की तरफ से, वो उनमें से एक भी आदमी ने दावा नहीं किया कि मेरा नाम गलत काटा गया है। यह चुनाव आयोग का दावा है, चुनाव आयोग का हलफनामा है। चुनाव आयोग ने 2 बातें यहां और महत्वपूर्ण कही हैं, वो भी आपको बता देता हूं। जो साथी इसका दिन वाले लाइव को नहीं देख पाए हों, दिन में SIR पे पूरी लाइव हमने की है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और नहीं देखना है तो 2-1 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। 10 पॉइंट में चुनाव आयोग का हलफनामा है। थोड़ा सा हम अभी बिहार चलेंगे, बिहार की बात करेंगे, लेकिन अमलेंदु जी के पास आऊं तो कुछ पॉइंट्स यहां पे रखना चाहता हूं जो बिहार के चुनाव में और आने वाले तमाम चुनावों को प्रभावित कर सकता है। वो है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसको कैसे मजबूत किया जाए। चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है, लेकिन IR करने का अधिकार है, SIR नहीं। और IR यानी इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन करें या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करें, उसके लिए समय सीमा जो है वो कितनी होनी चाहिए। क्या 1 महीने में आप पूरा का पूरा गहन पुनरीक्षण करके बैठ जाएंगे, आप जैसे मर्जी वैसे करेंगे? क्या देश का संविधान नहीं है? इसीलिए संवैधानिक पहलुओं को यहां नापा तौला जा रहा है, और संवैधानिक पहलुओं को नापने के बाद अगर ये SIR गलत है तो रद्द किया जाएगा। लेकिन चुनाव 7 करोड़ 42 लाख पे होगा, यह तय मानिए आप, ये तय मानिए। चुनाव आयोग 2 बातें यहां कह रहा है। एक ये कह रहा है कि 700, 800, 900 घर लोग एक घर में जो मिले हैं वो हमारी गलती नहीं है, उन लोगों की गलती है जो आके उसी घर का नंबर लिखा रहे हैं। ये चुनाव आयोग की गलती नहीं है, ये उनकी गलती है, मतदाताओं की। दूसरी चीज, नाम में जो गलतियां हैं वो हमारी गलती नहीं है, यानी चुनाव आयोग की गलती नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की गलती है। इंग्लिश में तो सही था, अंग्रेजी में गलत हो गया तो क्या करें, वो भी उनकी गलती नहीं है। चुनाव आयोग की कहीं गलती नहीं है। चुनाव आयोग पाक साफ है, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। 3,66,000 नाम क्यों काटे गए, कैसे काटे गए, उसका बता दिया कि हमने सबको नोटिस भेज दिया, सबसे हमने आवेदन ले लिए, ये कर दिए, वो कर दिए, सबको हमने आदेश बता दिया और हमने नाम काट दिए। और उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया हम दावा करने के लिए कि हमारा नाम गलत काटा गया है। 22 लाख लोग मृत पाए गए, यह भी बता रहा है चुनाव आयोग। 22 लाख लोग, 7 करोड़ 89 लाख जो फाइनल सूची थी, जिसमें से 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, तो उसमें 22 लाख लोग मृत पाए गए, उसमें से भी कोई जिंदा हमारे पास नहीं आया है। जबकि राहुल गांधी के यहां बैठ के चाय पी रहा था, उसी सुप्रीम कोर्ट में कई लोग चले गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने हलफनामा में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा। यह हलफनामा है, 10 पॉइंट में अलग अलग है, लेकिन उसमें से 3-4 पॉइंट आपके सामने रख रहा था। चुनाव आयोग क्या कर रहा है यह आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन देश का लोकतंत्र जिंदा रहे और इन तमाम बाधाओं के साथ भी जिंदा रह सकता है, उसके लिए करना क्या है, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। हर इंडिविजुअल को लड़ना होगा, तभी आप इस लोकतंत्र को बचा पाएंगे। याचिकाएं 1 लगेंगी, 2 लगेंगी या 100 लग जाएंगी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सब खोखले हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी हिटलर भी गया था, कई गए, मुसोलिनी भी गया, और दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ढंग के तानाशाहों को हमने देखा है, और अभी भी दुनिया के कई देशों में तानाशाही चल रही है। उस दिशा में देश न जाए, उसके लिए यह बिहार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम बिहार के चुनाव पे, क्योंकि बिहार का चुनाव, हमारे 3 साथी बोल चुके हैं कि बिहार का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट है, यह जानिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का चुनाव अगर नरेंद्र मोदी हारते हैं तो उनकी कुर्सी जो दिल्ली में बैठी हुई है वो हिल जाएगी, यह तय मानिए। और बिहार का चुनाव अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो उनकी अभी से ही 2029 के बाद वाली कुर्सी को भी मजबूत रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए बिहार के लोगों को यहां यह बात कहना मैं चाहता था। अमलेंदु जी, आपसे लेकिन समझना चाहता हूं कि कैसे आप देखते हैं, चिराग पासवान ने अपने पूरे 29 कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, लेकिन एक बात जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि चिराग पासवान और नीतीश बाबू एक मंच पे नहीं आएंगे, जबकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पे आएंगे।
और अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक मंच पे आते हैं और नीतीश और चिराग एक मंच पे नहीं आते हैं, इस बीच उधर पहुंच चुके हैं 3 दिवसीय यात्रा पे उसी बिहार की राजधानी पटना में देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो हमेशा यह दावा करते हैं कि हम जीतेंगे और इतनी सीट लेके आएंगे। हो सकता है इस बार कहें कि 200, अब की बार 200 पार, 243 सीटें हैं। तो देखते हैं, ये सारे नारे अभी आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन नीतीश और चिराग का एक साथ एक मंच पे नहीं आना, इसके क्या मायने देखे जाएंगे आने वाले समय में, और एनडीए में जो चल रहा है अभी, जो स्थितियां हैं, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, जो एनडीए में स्थितियां हैं ये साफ तौर पर दिखा रही हैं कि एनडीए में मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अमित शाह 3 दिन के लिए पहुंच रहे हैं बिहार, और 3 दिन के दौरान वो नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। इससे पहले जब अमित शाह जाते थे बिहार, तो या तो मुलाकात नहीं होती थी उनकी नीतीश कुमार जी से, या फिर नीतीश कुमार जी मिलने जाते थे अमित शाह जी के होटल में। तो अभी तक ये हो रहा था। और दिल्ली जब नीतीश कुमार जी आते थे तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाती थी प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी से। तो अब जो बिहार में हो रहा है, ये अब राजीव जी काफी ज्यादा गंभीर चीजें जो है वो एनडीए के अंदर दिखाई पड़ रही हैं। अब एक चीज तो दिखाई पड़ने लगी है कि जो पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटन के कगार पे है, नीतीश कुमार को बीजेपी खा जाएगी, वो चीजें शायद कहा जाए, जो हम लोगों की कहावत है कि वो हलक में से नीतीश कुमार ने निकाल लिया है पार्टी को। बीजेपी जिसको निगलना चाहती थी उसको निकाल लिया है, और अब पूरी लड़ाई नीतीश कुमार के सामने ये है कि बीजेपी उनकी पार्टी को ना निगलने पाए। पूरा ध्यान केंद्रित नीतीश कुमार का इसी पर है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपने टिकटों का बंटवारा किया, उसमें बहुत कुछ संदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी दे दिया गया है और चिराग पासवान को भी दे दिया गया है। और निश्चित तौर पे एनडीए अभी भी एकजुट दिखाई नहीं पड़ रहा है किसी भी तरीके से। और ये बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक साथ नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो मंच पर होंगे, जमीन पर एक साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे। यानी कि उनके कार्यकर्ता जो हैं और मतदाता जो है वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था 2020 के चुनाव में मोदी जी का हनुमान बनकर, तो नीतीश कुमार इस समय हनुमान जी और जो हनुमान जी के जो संरक्षक हैं उन दोनों की पूंछ में आग लगाना चाहेंगे, और इसके लिए नीतीश कुमार अच्छे तरीके से काम करेंगे। मानेंगे चिराग पासवान भी नहीं, चूंकि उनको लगाया ही इसी काम पे गया है कि नीतीश जी की लंका में आग लगानी है। लेकिन ये बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि वो क्यों अपने ही जो सहयोगियों के घर है उनमें आग लगाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिरदर्द है कि वो अपने ही सहयोगियों के, एक तरीके से कहा जाए, घर में आग लगाना चाहती है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एनडीए जो है वो एक छत के नीचे रहते हुए भी एक छत के नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जबरदस्त तरीके से उनमें टूटन दिखाई पड़ रही है। इसी तरीके से जो इंडिया गठबंधन का सवाल है, बिल्कुल सही कहा प्रशांत जी ने कि इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ दिखाई पड़ेंगे। अब जो खबरें आ रही हैं, जो कि खुद कह रहे थे विकासशील इंसान पार्टी के जो प्रवक्ता थे कि राहुल गांधी ने कहा है, आश्वस्त किया है, तो राहुल गांधी ने यानी कि इनको मुकेश सहनी को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया है कि गठबंधन बना रहे और जो एकता बनी है वो बनी रहे। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि सबसे कमजोर कड़ी अगर महागठबंधन में है तो विकासशील इंसान पार्टी ही है और मुकेश सहनी ही है। लेकिन वो बार बार इस तरह की बात करते रहते हैं कि वो मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, और सम्मान की बात होती है। सम्मान की बातें हम लोग जानते हैं, राजनीति में आजकल सम्मान क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके दूसरे ही माने होते हैं राजनीति में सम्मान के। तो वो ठीक है कुल मिलाकर। लेकिन ये एक तरीके से देखा जा सकता है राजीव जी की जो एनडीए में चल रहा है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। और अमित शाह का 3 दिन डेरा डालना, और वो भी जिसमें पहले चरण का एक तरीके से कही कि कल समापन हो जाएगा नॉमिनेशन का, और कहा यह जा रहा है कि अमित शाह जो है वहां से बैठकर नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी देखेंगे कि कहाँ किस तरीके से हो रहा है। तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि एनडीए में कोई जबरदस्त टूटन है, जिसको रोकने के लिए अमित शाह को डेरा डालना पड़ रहा है पटना में कि नीतीश कुमार जो है वो अपने कुछ प्रत्याशी इंडिपेंडेंट के तौर पे या किसी और तरीके से बीजेपी और चिराग पासवान के सामने ना उतार दें। शायद ये खतरा भारतीय जनता पार्टी को है, और अमित शाह को इसीलिए बिहार में डेरा डालना पड़ रहा है 3 दिन कि ये सारी प्रक्रिया निपट जाए और किसी भी तरीके की टूटन एनडीए में दिखाई ना पड़े। लेकिन वो दिखाई पड़े ना पड़े, जमीन पर उनमें जबरदस्त तरीके से टूटन है। और
एनडीए के सभी दलों के मतदाताओं को संदेश है कि एक दूसरे को पहले निपटाना है, क्योंकि अगर कोई भी ज्यादा जीत कर आया तो वो बड़ा भाई बन जाएगा। तो राजीव जी, अभी तो 101 सीटें बांटनी है, कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन अगर चुनाव में जिसकी भी एक सीट आएगी तो बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान आ चुके हैं कि वो उसके बाद तय होगा। यानी कि अगर नीतीश कुमार की एक सीट भी बीजेपी से कम आई तो इस बार नीतीश कुमार को नंबर नहीं मिलेगा, ये बीजेपी तय कर चुकी है। अगर बीजेपी ये तय कर चुकी है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं तय करेंगे कि उनकी भी सीटें बीजेपी से ज्यादा है? वो तभी आएंगी कि जब वो बीजेपी को हरवाने के लिए काम करें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या कुछ खबरें इधर से आ रही हैं, कांग्रेस से आ रही हैं, और क्या कुछ इसका असर पड़ने जा रहा है बिहार में, इस पे चर्चा करते हैं। जरा शकील जी, आपके जरिए जानना चाहता हूं। जी राजीव जी, पहले तो हम ये कह दें कि अगर नीतीश की बीजेपी से ज्यादा भी आ गई तो बीजेपी फौरन पासवान की सीटें अपने साथ जोड़ लेगी और बीजेपी की ज्यादा हो जाएंगी। किसी भी हालत में अब कुछ चीजें जो है, जिसे कहते हैं दीवार पे लिखा सच, तो दीवार पे लिखा सच ये है कि बीजेपी किसी भी हालत में अब बीजेपी किसी भी हालत में अब जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कंटिन्यू नहीं रहने देगी। दूसरी बात, ये जो एक सवाल है कि राहुल और तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं, वो तो अभी 2 हफ्ते दोनों के दोनों 12 घंटे से ज्यादा रोज यात्रा में साथ रहे। बिल्कुल, वोटर अधिकार यात्रा में राहुल और तेजस्वी ने लगातार साथ बनाए रखा और मुकेश सहनी को भी उतना ही महत्व दिया। थोड़ा वहां के लोगों को ये बात आश्चर्यजनक लगी। दीपंकर भट्टाचार्य को सही था, दीपंकर भट्टाचार्य मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कोई विवाद पैदा नहीं किया, उनके समर्थक भी बड़ी तादाद में आए। लेकिन मुकेश सहनी को राहुल ने और तेजस्वी ने जितना महत्व दिया तो वहां कांग्रेस में भी सवाल उठे थे और आरजेडी में भी सवाल उठे थे। और ये सारी बातें मुकेश सहनी नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि एनडीए में कुशवाहा और मांझी उनसे बड़े नेता हैं, पासवान तो है ही है बड़े नेता, ये दोनों भी बड़े नेता हैं। पासवान का जनाधार तो इन दोनों तीनों से बड़ा है। उनको भी 6-6 सीटें मिली है, खाली सिर्फ 6-6 सीटें। आपको क्या मिलेगा वहां? हो सकता है उनकी समझ में आ जाए और थोड़ी देर बाद जो है एक फाइनल हो जाए। इसमें एक खास बात और बता दें कि अब शायद ये है कि लिस्ट जारी करेंगे नहीं करेंगे, ये अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया, क्योंकि सुबह आपने देखा, रात से शुरू हो गया था कि कांग्रेस जो है बुला बुला के सिंबल दे रही थी और उसने 18 लोगों को अपने सिंबल दे दिए, जैसा कि आरजेडी उससे पहले कर चुकी थी। कांग्रेस ने अभी तक जो है कोई ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है। पटना से जो लिस्ट मिल गई वो अलग बात है, वहां से पत्रकारों ने हासिल कर ली, लेकिन ऑफिशियल जिसको कहते हैं, जो हर बार कांग्रेस की सील मोहर के साथ पत्रकारों के पास आती थी कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अपने इतने उम्मीदवारों की घोषणा की, वो नहीं आई है। और शायद अब आरजेडी भी ऐसे ही करे, कांग्रेस भी ऐसे ही करे, क्योंकि टाइम नहीं है। दूसरी बात, राहुल जो है कल फतेहपुर जा रहे हैं। हरिओम वाल्मीकि की जिस तरह पीट पीट पर हत्या हुई थी, लिंचिंग हुई थी, बहुत ही दर्दनाक केस था और वो मामला किसी भी तरह दबने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक हरिओम वाल्मीकि का या एक दलित का नहीं रह गया। पूरे देश में ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं और अभी हमारे यहाँ भी ये चल ही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि वकील जिसने जूता मारा था राकेश किशोर, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। अभी तक उसको छोड़ दिया था और उसका बड़ा विरोध हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक और गुजरात हाई कोर्ट में एक और ऐसे ही कांड हो गया। ये कुछ चीजें हो सकता था माफ कर दिया जाता अगर उसके बाद वो इस तरह के बयान नहीं देते, इंटरव्यू नहीं देते, अपने आप को जस्टिफाई नहीं करते और क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। और उन्होंने जो बोला तो बोला, उनके समर्थकों ने, उनके समर्थक तो क्या है, वो भक्त लोग हैं, वो ट्रोल लोग हैं, वो बीजेपी के ही लोग हैं। उन्होंने उसके बहाने किस तरह दलितों पे हमला किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला किया। तो राहुल का कल वहां जाना जरूरी था, राहुल वहां जाएंगे और उसके बाद ही वो वहां से ही सीधा असम चले जाएंगे। जो असम के बहुत बड़े गायक हुए हैं जुबीन गर्ग, उनके परिवार से मिलने के लिए राहुल वहां भी जा रहे हैं। कल असम भी जा रहे हैं। हाँ, दोनों जगह जाएंगे। कल पहले फतेहपुर है,
वो फतेहपुर का ही रहने वाला था। दरअसल ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो फतेहपुर का रहने वाला था, लेकिन वो जा रहा था तो उसको पकड़ के रायबरेली में मारा है। उसका निवास जो था वो फतेहपुर में था, लगा हुआ है जिला रायबरेली से, बिल्कुल फतेहपुर रायबरेली सब लगे हुए हैं ये। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो बिहार का। देखिए, बिहार में कांग्रेस के मुद्दे, आरजेडी के मुद्दे बहुत तेजी के साथ उठ गए थे। वोट चोरी का मुद्दा वहां सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। तेजस्वी का रोजगार का मुद्दा वहां सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। हर परिवार को एक नौकरी, भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। इसी तरह जो जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा, बहुत सारे मुद्दे जिन्हें राहुल ने उठाया, तेजस्वी ने उठाया, वहां के चुनाव का एजेंडा बन गए थे। और मोदी जी, अमित शाह या योगी वो उसी तरह के धार्मिक मुद्दे उठा रहे थे, हिंदू मुसलमान घुसपैठिए, लेकिन उन्हें वहां कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो इसलिए कांग्रेस को और आरजेडी को बहुत जरूरी है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सीट शेयरिंग के मामले को खत्म करके अपने मुद्दे को दोबारा उठाए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि देर हो गई है सीट शेयरिंग में, लोग ये सब चीजें 1 मिनट में भूल जाते हैं। लोग असली चीज यही याद रखते हैं कि हमारे मुद्दे, जनता के मुद्दे किस तरह और किसने उठाए हैं और कौन उन बातों को पूरा करेगा। जनता ये भी जानती है कि भैंस चुरा के ले जाएंगे, भैंस उठा के ले जाएंगे, खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ऐसी बातें सुनने के लिए अब सबको तैयार रहना पड़ेगा और ये चीजें मजाक का विषय बन गई हैं। अभी वो कहा है योगी ने, बुरखा और विकास, बताइए क्या तुलना है, क्या तुक है। लेकिन शब्दों का खेल करते हैं, लैंग्वेज जगलरी जिसे कहते हैं, शाब्दिक चमत्कार। तो ये सारे मुद्दे वहां उठेंगे। तो इसलिए राहुल को, तेजस्वी को, लालू को अपनी ये डील फाइनल करके, हमने पहले भी कहा 2-4 सीटें इधर उधर से राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां के कार्यकर्ताओं को थोड़ी दुख होगा, निश्चित ही रूप से होगा, लेकिन उनको समझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है। और कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि जिस कार्यकर्ता ने, जिस उम्मीदवार ने भी सेक्रीफाइस किया है, उसको बाद में वो दे। अगर ये करती है तो कभी कार्यकर्ता बुरा नहीं मानता। वहां तो विधान परिषद है जी, बहुत कम राज्यों में है विधान परिषद। बिहार में विधान परिषद एक बहुत बड़ी चीज है। विधान परिषद राजनीतिक रूप से तो इसीलिए होती है, बाकी सैद्धांतिक कारण तो बहुत सारे विधान परिषद होने के, कि लोगों को एडजस्ट किया जाता है। तो कांग्रेस को और आरजेडी को देखना चाहिए। और अब जल्दी से जल्दी का मतलब है कि अभी हो सकता है ये लोग सुबह तक का भी इंतजार करें। थोड़ा सा यहाँ पे वो पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है उसकी कई बार कमी दिखाई देती है। वो जल्दी से जल्दी करें, घोषणा करें सारी की सारी सीटों की और अपना चुनाव की तैयारी करें। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जल्दी से जल्दी घोषणा करें ताकि कैंडिडेट जो है चुनाव की तैयारियां करें। अभी दिवाली है, फिर छठ पूजा है और उसके बाद यानी त्योहारों का है समय, और छठ के बाद ही कुछ भी अगर कैंपेन जो जोर पकड़ना हो तो वो छठ के बाद ही पकड़ेगा। और उसके बाद फर्स्ट फेज के लिए देखिए समय कहां है, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 6 तारीख को पहली वोटिंग है और 4 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो आपके पास टाइम कितना है? 28 से लेकर 4 तक कितना क्या कर पाएंगे आप? इसलिए इसकी जरूरत थी कि पहले से सब कुछ। और जब आप महीना भर पहले, 1.5 महीना पहले वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे, चारों वहीं बैठ जाते, किसी ढाबे में बैठकर कर लेते मीटिंग, किसको कितनी सीटें चाहिए, 4 पार्टियां थी, लेकिन वहां पे आपने मीटिंग नहीं की और आज ये नौबत आ गई। तो इसमें कहीं ना कहीं गलत तो है और उसको हमको यहां बोलने में गुरेज भी नहीं है। मगर परिस्थितियां एक तरफ, चूंकि कैंडिडेट्स अभी नहीं आए हैं, कैंडिडेट्स आएंगे, उनको समय कितना मिलता है, क्या वो पहले से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, रिजल्ट पे आएगा, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन एनडीए के खेमे में जो कुछ चल रहा है और बिहार में धरातल पे, ग्राउंड जीरो पे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी हैं, उनसे समझें कि सचमुच वहां जो कुछ चल रहा है एनडीए में और इंडिया गठबंधन। अगर एक सिंपल सा सवाल आपसे करना चाहता हूं प्रशांत जी, कि आज की तारीख में, आज 16 तारीख है, आज की तारीख में, और अब महीने भर से कम समय रह गया, 14 नवंबर को रिजल्ट आना है, यानी 2 दिन और ऑलरेडी कम है महीने में। किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार का चुनाव? अगर कहा जाए, पूछा जाए, किसकी सरकार बन रही है अगली, क्या कहेंगे आप? चूंकि घूम रहे हैं, अनम्यूट कीजिए।
जी, SIR है, इलेक्शन कमीशन की कारीगरी है, तो उसको बहुत ही फर्मली कहना मुश्किल है, लेकिन जो बात दिखाई दे रही है कि निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी है और खासकर युवाओं में है, और वो दोनों तरफ है। शहर में थोड़ी सी कम है, गांव में ज्यादा है, ये भी है। तो एंटी इनकम्बेंसी है, और उसी एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने बहुत सारे अपने सिटिंग MLAs के टिकट काटे हैं उसको कम करने के लिए। दूसरी बात राजीव जी ये है कि SIR, सड़क पे आप जाएं, और आप जब पटना आएंगे तो आप भी देखिएगा, या बिहार में जब आप दौरा करेंगे छठ के बाद, तब आप देखिएगा कि आप जब लोगों से बात करें सड़क पे, गरीब लोगों से, जो कामगार लोग हैं, जो रिक्शा चला रहा है, जो ऑटो चला रहा है, या जो तवा सब्जी का ठेला लगाता है, या चाय की दुकान रखता है, मैं तो इन लोगों से ही बात करता हूँ बहुत सारी। उनको पता ही नहीं है कि SIR क्या हुआ है। कहाँ दावा कर रहे हैं जो ज्ञानेश कुमार जी। आज ही की बात बता रहा हूँ कि आज दोपहर में मैंने कई लोगों से बात किया इस बारे में कि भाई आपका वो बन गया क्या, तो बन गया होगा। तो मैं कोई आपके पास आया, कोई आपने फॉर्म भरा, कोई फॉर्म नहीं भरा। तो बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बैंकों के सामने लाइनें जरूर हैं, वो लाइनों का हमने आपको बताया था कि कुछ लोगों को, किसी महिलाओं से मैंने बात की थी, वो तो ये कह रही कि भाई उनको 10,000 लेने में उनको बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, और पैसे भी खर्च हो रहे हैं उनके एजेंट को देने में। दूसरी की देखिए, NDA में जो चिराग पासवान, जो अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं, वो हनुमान जी ने आग तो लगा दी है गठबंधन में, सारी परेशानी वहां है। और दूसरे की अमित शाह जो कैंप कर रहे हैं, एक बात मैं बहुत अहम यहाँ पे कह दूं कि नीतीश कुमार अब जिस स्टेज पर हैं, या जहां पे बिहार की राजनीति आ गई है, ये ED CBI का कोई डर यहां अब काम नहीं कर रहा है। अब यहां विशुद्ध राजनीति हो रही है, और विशुद्ध राजनीति में खेल बड़ा रोचक होगा। तो ये कि डरा देंगे, अगर डर की बात होती है नीतीश कुमार बोलते ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे अब वो डर नहीं है, जो बातें होंगी वो राजनीतिक बातें होंगी, और राजनीतिक गिव एंड टेक होगा। और दूसरी बात, जो मुस्लिम वोट है, नीतीश कुमार ने 4 लोगों को दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिम कैंडिडेट को दिया है, और 13 महिलाओं को दिया है, कुल 13 महिलाओं को दिया है, जबकि वो उनकी बड़ी स्ट्रांग कंस्टिट्यूएंसी बताई जाती है महिला। तो मुस्लिम को कैंडिडेट को ना देना पैकेज लिस्ट में, और 4 को देना, और ये कहना है कि जब हमने टिकट इसलिए नहीं दी क्योंकि अब हमारे कैंडिडेट हार जाते हैं, वो उन्होंने एक जो संशय था उसको खत्म कर दिया, डायलेमा को खत्म कर दिया, कंफ्यूजन को जो है वो खत्म कर दिया मुस्लिम मतदाताओं के सामने, कि उनके पास चॉइस जो है अब नहीं है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता नीतीश कुमार को ही वोट देते रहे हैं। ऐसा नहीं कि वोट नहीं दिया है, बिल्कुल वोट देते रहे। उनके कैंडिडेट जरूर हारे, लेकिन वो कैंडिडेट हारे तो उनको वोट तो फिर भी मिला। दूसरी बात कि जो अब जो प्रचार जो है, वो छठ पूजा ही बड़ी रोचक होगी यहाँ की जी। छठ में भी अब कैंडिडेट जब तक छठ तक सारे आ जाएंगे, तो वो छठ पूजा में भी अब यहाँ पे काफी प्रचार हमको देखने को मिलेगा। बहुत राजनीतिक छठ यहाँ की होने जा रही है, तो बहुत सारे मुद्दे और पॉलिटिक्स अब बिहार में इसी छुट्टियों के दौरान भी काफी हमको देखने को मिलेगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं
कितना प्रचार कर पाएंगे छठ के दौरान नेता प्रफुल्ल जी? छठ के दौरान तो प्रचार करेंगे ही, क्योंकि प्रचार नहीं करेंगे तो उनका कारोबार नहीं चलेगा। और छठ प्रचार में बाधा नहीं है। एक तो प्रचार जो संध्याकालीन अर्घ होता है वो तो शाम को होता है, और जो प्रातःकालीन अर्घ है वो सुबह में है। और प्रचार सामान्यतः 10 से लेकर के लोग 8-9-10 बजे रात तक करते हैं, तो 7-8 बजे तक घाट पर भी हो जाएगा और एक जगह जमा लोग मिल जाएंगे। इसलिए प्रचार में वो कोई बाधा नहीं होगी। सवाल ये होगा कि प्रचार के संतुलन को कौन अपने पक्ष में ले जाएगा, क्योंकि छठ एक तरह से लोक पर्व है जी। और भारतीय जनता पार्टी जिस शास्त्रीय धर्म की तरह शास्त्रीय पर्वों की तरफ जोर मारती है, तो शास्त्रीय पर्व और लोक पर्व में भी एक प्रकार का एक तनाव तो रहता ही है। क्योंकि अगर आप छठ के इतिहास को ही देखेंगे तो अकारण नहीं है कि छठ मगध में ही बहुत विकसित हुआ, पुष्पित पल्लवित हुआ और आज पूरे भारत में और बिहार का वो प्रतीक बन गया है। लेकिन छठ का विशेष संबंध अगर मगध से है तो उसके लौकिक कारण है और लोक संस्कृति का वह हिस्सा है, तो उसका प्रचार तो होगा। देखिए सर, अभी क्या हो रहा है ना, बिहार की राजनीति काफी गंभीर स्थिति में चली गई है। एक तो ऐसे वातावरण में चुनाव हो रहा है जहां का पूरा मतलब चुनाव मिशनरी ही अस्त व्यस्त है, मतदाता सूची ही नहीं है। आपने भी ठीक ही कहा कि जो चुनाव होगा तो क्या होगा, जो 4 तारीख के बाद ही स्थिति बिल्कुल साफ हो पाएगी कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि समता पार्टी की आत्मा जाग रही है, और समता पार्टी की आत्मा जब जगेगी तो चुनाव के बाद का जो समीकरण बैठेगा वो यह बैठेगा कि मुख्यमंत्री किसी भी हालत में, जैसा शकील सर भी कह रहे थे, किसी भी हालत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी नहीं बनाने जा रही है और इसके लिए चिराग पासवान को इंस्ट्रूमेंट करेंगे। तो नीतीश जी बिना मुख्यमंत्री के रहेंगे नहीं। और वो उनका, आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन में जब उनके संयोजक बनने की बात थी, ठीक उसी समय उन्हें अच्छा नहीं लगने लगा, और ये उनका अच्छा नहीं लगने की खबर कांग्रेस को भी मिल गई, इसलिए संयोजक पद पर कांग्रेस की चुप्पी बन गई थी। और अब फिर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, तो चुनाव परिणाम के बाद वो देखेंगे कि उन्हें अच्छा कहाँ लगता है और कैसे लगता है। मुझे तो इसकी भी संभावना दिख रही है, और फिर कांग्रेस के लिए एक नया अवसर भी होगा और नई चुनौती भी होगी इसमें सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं अगर कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए बिहार का चुनाव? तो अनम्यूट कीजिए। जी, कांग्रेस के हिसाब से राजीव जी अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक अवसर है बिहार में, और निश्चित तौर पे ये 2029 के चुनाव की रूपरेखा भी काफी कुछ हद तक तय करेगा ये चुनाव जो है। लेकिन यहाँ राजीव जी एक बात कहनी पड़ेगी कि दोनों ही दलों को, जो कि जिम्मेदार दल है, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने कार्यकर्ताओं और खासतौर से सांसदों प्रवक्ताओं को थोड़ी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता भी है कि ज्यादा शेर व शायरी ना किया करें, क्योंकि शेर व शायरी करना शायरों का काम है, सांसदों का प्रवक्ताओं का काम नहीं है। तो उल्टी सीधी बातें लोग लेके उड़ पड़ते हैं, और इसलिए फिर मौका मिल जाता है इस मीडिया को चलाने के लिए कि कहाँ कुछ गड़बड़ हो गया और कहाँ कुछ क्या हो गया। तो ये जिस तरीके से खबरें चलती हैं तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा से आ जाती हैं, कुछ ना कुछ इशारे दिए जाते हैं। वो चाहे कोई इशारे में बताए कि अब जो रहीम का दोहा पढ़ दे और कोई जो है वो बस्तियां जलाने को रोकने की बात कर दे, तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये समझाने की भी एक आवश्यकता है। लेकिन राहुल गांधी ने जो मेहनत की राजीव जी बिहार में, और ये कोई वोटर अधिकार यात्रा के समय की ही मेहनत नहीं थी। आप देखिए, याद कीजिए कि 6 महीने में, यानी जनवरी से लेकर जून के बीच में राहुल गांधी के 6 बड़े कार्यक्रम बिहार में हुए, और जातिगत जनगणना के सवाल को लेकर, दलितों पर अत्याचार के सवाल को लेकर, संविधान बचाने के सवाल को लेकर जिस तरीके से वहां उनके कार्यक्रम हुए, उससे एक संदेश वहां जो वंचित तबका है उसमें गया कि राहुल गांधी उसकी समस्याओं के प्रति ईमानदार हैं और उस पर काम कर रहे हैं। इसका फायदा आरजेडी को भी हुआ और आगे भी होगा। लेकिन जो घटनाएं एयरपोर्ट वगैरह पर हो रही हैं तो वो इस पे पानी फेरने का काम भी करती हैं। तो सबको अपने लोगों को समझा के रखना चाहिए कि ऊपर वाले जो नेता हैं उनका काम है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कितना नहीं लड़ेगा। कार्यकर्ताओं का काम जो है वो ये है कि जितनी सीटें मिले उस पर चुनाव लड़े। तो जो नेताओं का काम है उसे कार्यकर्ता अगर करने लग जाएगा
और कार्यकर्ता का काम नेता करने लग जाएगा तो उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। तो ये उल्टा पुल्टा ना हो, तो ये जिम्मेदारी अपने लोगों को समझाने की भी है। बहुत अच्छी तरीके से चीजें चल रही हैं और मुझे लगता है कि जो सूचनाएं बिहार से आ रही हैं, हालांकि मैं बिहार गया नहीं हूँ, लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं, जो मित्रों से मिलती हैं, साथियों से मिलती हैं, पत्रकार साथियों से मिलती हैं, वो सब जो मिलती हैं, वो ये है कि इस समय महागठबंधन का एज है और जमीनी स्तर पर भी गठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं, भले ही प्रवक्तागण जो है वो सोशल मीडिया पर एकजुट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो बहुत कुछ होना अभी बाकी है और आज की रात जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए क्योंकि आज अभी से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि ये घोषणा हो जाए कि कौन कितनी सीटों पे लड़ने जा रहा है महागठबंधन में, और इसकी घोषणा नहीं हुई है। कैंडिडेट्स को धीरे धीरे सिंबल बांटे जा रहे हैं, फॉर्म भी दिए जा रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, और कुछ जगहों पे फ्रेंडली फाइट की भी खबर आ रही है। जो कुछ भी होगा, जैसी खबरें आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके अलावा बिहार पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, बिहार से रिलेटेड SIR पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होता है,